सभी को नमस्कार। हम अकार्बनिक रसायन की में उपसहसंयोजक यौगिकों का रसायन पढ़ रहे थे। उसको पढ़ते हुए हमने उपसहसंयोजक यौगिक क्या होते हैं वो हमने पढ़ लिया था। डबल साल्ट और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में क्या डिफरेंस है वो भी हमने पढ़ लिया था। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो है वो दैनिक जीवन में प्रकृति में क्या योगदान रखते हैं वो भी बात हमने की थी, और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में कुछ सामान्य सी जानकारी हमने कर ली थी। उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं कि उपसहसंयोजक यौगिक या कॉम्प्लेक्स जो कंपाउंड्स होते हैं हम वो उनकी संरचना या उनका रसायन किस प्रकार का होता है उसको समझने के लिए सबसे पहले एक सिद्धांत दिया वर्नर। एक साइंटिस्ट थे अल्फ्रेड वर्नर। अल्फ्रेड वर्नर एक साइंटिस्ट थे अल्फ्रेड वर्नर ने सबसे पहले कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री यानी उपसहसंयोजक यौगिकों के रसायन की बात की थी। तो इसलिए अल्फ्रेड वर्नर को उपसहसंयोजक यौगिकों के रसायन या कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री यानी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का फादर कहते हैं, फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कहते हैं। इन्होंने 1892 में कुछ प्रयोग किए और प्रयोगों के आधार पर अपना सिद्धांत दिया, और उस सिद्धांत को बाद में जाकर के 1912 में अल्फ्रेड वर्नर को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो अल्फ्रेड नोबेल ने 1892 में कुछ प्रयोग किए और निष्कर्ष निकाला और अपना सिद्धांत दिया, और सिद्धांत के आधार पर अल्फ्रेड नोबेल को फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कहते हैं तथा उन्हें 1912 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो अल्फ्रेड वर्नर ने वर्नर सिद्धांत दिया। तो वर्नर सिद्धांत क्या है उसकी बात हम करें। ध्यान से समझना, ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में। चलिए सबसे पहले अल्फ्रेड वर्नर ने क्या कहा। वर्नर के अनुसार उपसहसंयोजक यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु दो प्रकार की संयोजकताएं रखता है, एक प्राथमिक संयोजकता और एक द्वितीयक संयोजकता। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं, ध्यान से सुनिए। वर्नर सिद्धांत के अनुसार उपसहसंयोजक यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु दो प्रकार की संयोजकताएं रखता है। पहली है प्राथमिक संयोजकता और दूसरी है द्वितीयक संयोजकता। पहली है प्राथमिक संयोजकता और दूसरी है द्वितीयक संयोजकता। तो ये क्या होती हैं उसके बारे में देखिए। पहला पॉइंट, प्राथमिक संयोजकताएं आयनिक प्रकार की होती है। प्राथमिक संयोजकताएं जो होती हैं वो आयनिक प्रकार की होती हैं, और द्वितीयक संयोजकताएं जो होती हैं वो सहसंयोजक प्रकार की होती हैं। प्राथमिक संयोजकताएं जो होती हैं वो आयनिक प्रकार की होती हैं, द्वितीयक संयोजकताएं सहसंयोजक प्रकार की होती हैं। किस प्रकार से ये इस तरह से हम बता रहे हैं ये थोड़ी देर बाद आपको समझ में आ जाएगा। चलिए दूसरा, प्राथमिक संयोजकताएं जो होती हैं वो संकुल में केंद्रीय परमाणु के ऑक्सीकरण अंक को दर्शाती है।
केंद्रीय परमाणु के ऑक्सीकरण अंक को दर्शाती है। कौन? प्राथमिक संयोजकताएं। तो द्वितीयक संयोजकताएं क्या करती है? तो द्वितीयक संयोजकताएं उपसह संयोजक यौगिक में उपसह संयोजन संख्या को दर्शाती है। उपसह संयोजन संख्या को दर्शाती है। ये उपसह संयोजन संख्या क्या होती है वो मैं आपको बताता हूँ कि किसी भी, हमने कहा कि उपसह संयोजक यौगिकों में एक कोष्ठक होता है, उस कोष्ठक के अंदर जो लिखे जाने वाले हैं वो उपसह संयोजक संकुल कहलाता है। तो उपसह संयोजक यौगिकों में केंद्रीय परमाणु होता है और उसके चारों तरफ क्या होते हैं? लिगेंड जुड़े हुए होते हैं। तो किसी भी केंद्रीय परमाणु से जुड़े हुए लिगेंड द्वारा बनाए गए उपसह संयोजक बंधों की संख्या को उपसह संयोजन संख्या कहते हैं। यानी कि कुल उपसह संयोजक बंधों की संख्या जो केंद्रीय परमाणु और लिगेंड के बीच में बने हुए हैं उनको हम क्या कहेंगे? उपसह संयोजन संख्या कहेंगे। तो वो द्वितीयक संयोजकता जो होती है वो उपसह संयोजन संख्या से संबंधित होती है, यानी उपसह संयोजन संख्या को दर्शाती है। तो दो बातें। चलिए तीसरी बात देखिए, प्राथमिक संयोजकता जो होती है, हम बात कर रहे हैं कि सभी ऑक्सीकरण अंक को दर्शाती है। तो प्राथमिक संयोजकताएं जो होती है वो ऋणात्मक प्राथमिक संयोजकताएं जो होती हैं वो ऋणात्मक स्पीशीज से संतुष्ट होती है। अर्थात इसको संतुष्ट करने के लिए, इसको सेटिस्फाई करने के लिए ऋणात्मक आवेश का जुड़ना जरूरी है। ऋणात्मक आवेश जुड़ेगा तो ही ये सेटिस्फाई होगी। जबकि द्वितीयक संयोजकता के लिए हम कहते हैं कि ये द्वितीयक संयोजकता के लिए कहते हैं कि ऋणात्मक एवं उदासीन दोनों स्पीशीज से संतुष्ट हो जाती है। यानी कि इनसे द्वितीयक संयोजकता के रूप में उदासीन स्पीशीज भी जुड़ सकती है और वहां पर ऋणात्मक स्पीशीज भी जुड़ सकती है। लेकिन प्राथमिक संयोजकता की जगह पर केवल ऋणात्मक स्पीशीज जुड़ सकती है, उदासीन स्पीशीज वहां पर नहीं जुड़ सकती है। चौथी बात करते हैं हम, दोनों में क्या डिफरेंस और क्या समानताएं हैं। चौथी बात, जो प्राथमिक संयोजकताएं होती हैं ये संकुल के प्राथमिक संयोजकताएं जो होती हैं वो संकुल के आवेश से संबंधित होती है। यानी कि ये डिसाइड करती है कि संकुल पर कितना आवेश है, कितना आवेश रहेगा। और द्वितीयक संयोजकताएं जो होती हैं वो संकुल की ज्यामिति से संबंधित होती है। ये तो संकुल पर आवेश से संबंधित होती है और द्वितीयक संयोजकताएं जो होती हैं वो संकुल की ज्यामिति से संबंधित होती है कि संकुल का आकार कैसा होगा, अर्थात वो त्रिविम से संबंधित होती है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। जब हम संकुल को लिखते हैं, उसकी संरचना बनाते हैं, तो ये प्राथमिक संयोजकताओं को डॉटेड लाइन, ये इस तरह की जो डॉटेड लाइन होती है यानी कि टूटी हुई लाइन, इनको टूटी हुई लाइन, डॉटेड लाइन या टूटी रेखा से दर्शाती है। और इनको जो है ठोस रेखा से दर्शाते हैं। जब संकुल की ज्यामिति या संकुल
की संरचना लिखी जाएगी। संकुल की संरचना लिखते समय जहां पर प्राथमिक संयोजकता होगी, यानी जो परमाणु या जो स्पीशीज प्राथमिक संयोजकता से जुड़ी हुई है, तो केंद्रीय परमाणु और उसके बीच में डॉटेड लाइन बनाई जाएगी। जैसे कोई भी धातु परमाणु है M और उसके साथ ही ये जुड़ा हुआ है Cl। अगर M और Cl के बीच में प्राथमिक संयोजकता है तो वो ये इस तरह से दर्शाया जाएगा, और अगर वो द्वितीयक संयोजकता से जुड़ा हुआ है Cl तो वो इस तरह की लाइन से दर्शाया जाएगा। इस लास्ट वाले पॉइंट का मतलब ये है। तो यहां तक मेरे ख्याल से आपके समझ में आ गया हो। आगे बात करते हैं। तो वर्णन सिद्धांत जो है वो क्या कहता है, उसके बारे में मैंने 4-5 चीजें बताई। पहली सबसे इंपॉर्टेंट बात, वर्णन के अनुसार कोई भी उपसहज संयोजक यौगिक होता है, उसमें केंद्रीय परमाणु दो प्रकार की संयोजकताएं दर्शाता है, प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता। प्राथमिक संयोजकता कैसी होती है और द्वितीयक संयोजकता कैसी होती है, उसकी बात हमने अभी कर ली है। इससे आगे देखिए, चलिए। वर्णन का जो अपना सिद्धांत दिया उसमें ये सब बातें बताई। तो उन्होंने ये बातें जो है केवल हवा में नहीं की, उन्होंने प्रयोग द्वारा समझाया, प्रयोग किया सबसे पहले। तो उन्होंने जो प्रयोग किया वो क्या किया, देखिए उन्होंने COCl3 कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया को विभिन्न अनुपातों में लिया। विभिन्न अनुपातों का मतलब कि COCl3 का 1 मोल इसके 5 मोल, इसका 1 मोल इसके 3 मोल, इसका 1 मोल इसके 2 मोल, इस तरह से विभिन्न अनुपातों में लिया। तो सबसे पहले उसने क्या किया, COCl3 का 1 मोल और साथ में प्लस 6 NH3 लिए। NH3 कितने लिए, 6। दूसरे में क्या किया, COCl3 कोबाल्ट क्लोराइड के साथ में 5 NH3 लिए। तीसरे में COCl3 के साथ 4 NH3 लिए। चौथे प्रयोग में उन्होंने COCl3 के साथ में 3 NH3 लिए, यानी कि 1 अनुपात ये और 6 अनुपात ये, 1 अनुपात ये और 5 अनुपात ये। इस तरह से अलग अलग अनुपात में उसने कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया लिया। देखिए, तो जब इस मिक्सचर को उसने मिलाया तो हम ये कह सकते हैं कि COCl3 के साथ 6 NH3 जुड़ गए। इस मिक्सचर को मिलाया तो COCl3 के साथ में 5 NH3 जुड़े। इस मिक्सचर में COCl3 into 4 NH3 हो, और इस मिक्सचर में COCl3 into 3 NH3 हो। देखिए, तो ये सूत्र उसके बने। उसके अनुसार उसने कहा कि जब इस तरह से ये इसके साथ जुड़ जाते, तो जैसे ये मिक्सचर बनाया तो वैसे ही इस मिश्रण का रंग जो था वो आया नारंगी। इस मिश्रण का रंग जो प्राप्त हुआ नारंगी पीला। जैसे ही उसने अलग अनुपात में 5 के अनुपात में मिलाया तो मिश्रण का रंग बैंगनी प्राप्त हुआ। मिश्रण का रंग कैसा प्राप्त हुआ, बैंगनी प्राप्त हुआ। जैसे ही उसने 4 के अनुपात में मिलाया तो मिश्रण का रंग जो प्राप्त हुआ वो हरा, वो बैंगनी प्राप्त हुआ। और जैसे ही 3 के अनुपात में मिलाया तो मिश्रण का रंग जो प्राप्त हुआ वो हुआ नीला। कैसा मिला, नीला। तो उसने जैसे ही ये अलग अलग अनुपात में मिलाए तो अलग अलग प्रकार के रंग उसको मिले। तो उससे एक बात तो क्लियर हो गई कि ये जैसे जैसे अलग अलग अनुपात में मिलाए तो सब में एक ही प्रकार का यौगिक नहीं बना है। उसने इस बात से, रंग ने इस बात को क्लियर कर दिया कि इसमें अलग अलग तरह के यौगिक बने हैं।
6 NH3 के साथ अलग तरह का यौगिक बन रहा है, 5 के साथ अलग तरह का बन रहा है, 4 के साथ अलग तरह का बन रहा है, 3 के साथ अलग तरह का यौगिक में बन रहा है, जो अलग अलग रंगों को प्रदर्शित कर रहे हैं। जब 4 NH3 के साथ जो कलर आए वो 2 प्रकार के रंग, तो उसने ये भी क्लियर कर दिया कि 4 अमोनिया के साथ बना हुआ यौगिक जो है वो समवायता दर्शा रहा है, यानी एक ही यौगिक में 2 प्रकार के यौगिक दिखाई दे रहे हैं, जो एक हरे रंग का है और एक नीले रंग का है। तो उसने जिस प्रयोग से ये निष्कर्ष निकाला कि अलग अलग अनुपात में हम अलग अलग जो अमोनिया को मिलाते हैं कोबाल्ट क्लोराइड में, तो अलग अलग कलर आते हैं जो अलग अलग यौगिकों को निर्देशित करते हैं, इंगित करते हैं। उन्होंने ये प्रयोग किया। इसके बाद का ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, इसी को कंटिन्यू करेंगे आगे एज इट इज।